हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। हमारा पहला क्वेश्चन है द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस इन ए सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 1970 to 1980। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 40% while the female population increased by 20%. From 1980 to 1990, the female population increased by 25%. In 1990, if the female population is twice the male population, then the percentage increase in the total number of male and female population in the city from 1970 to 1990 is. तो जो डेटा गिवन है उसे एक बार एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हैं. लेट्स से दिस इज ईयर 1970, then we went to 1980, then 1990, right? इसके बाद let us assume that number of males in 1970 is m, number of female will be f. So total number of male and female will be m plus f in the year 1970, right? Now during the same period, the total number of male and female population city increased by 25% from 1970 to 1980. It means total population was m plus f in 1970, and in 1980 it increased by 25%. So it will become 1.25 times. It will becomes 1.25 times 1.25 times m plus f, right? During the same period the male population increased by 40%, so male will become 1.4 times m, and female population by 20% has increased, so female will become 1.2 f. ठीक है? From 1980 to 1990, the female population increased by 25%. 1980 to 1990, female population increased by 25%. इसका मतलब 1990 में 25% increase हुआ है. So the female population will be 25% increase of this. It means 1.25 times 1.2 f, right? In 1990, if the female population is twice the male population, यानी ये जो पॉपुलेशन आई है वो मेल पॉपुलेशन की डबल है, तो मेल पॉपुलेशन जो आएगी इसकी हाफ आएगी. तो एक बार मैं कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यू निकालता हूँ. ये कितना आ रहा है? 1.25 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 1.5. तो ये जो पॉपुलेशन आएगी 1.5 f आएगी, एंड दिस पॉपुलेशन इज ट्वाइस ऑफ दिस पॉपुलेशन. इट मीन्स दिस पॉपुलेशन इन हाफ ऑफ दिस. तो इसका ये कितना हो जाएगा? 1.7 f. यानी कि जो मेल पॉपुलेशन होगी दैट विल बी 1.5 f का आधा विल बी 0.75 f. ठीक है? देन द परसेंटेज इंक्रीज इन दी टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन सिटी फ्रॉम दिस. यानी कि यहाँ से यहाँ पे कितना जो है चेंज आएगा परसेंटेज का, ये मुझे निकालना है, एंड दिस इज द कंडीशंस गिवन, राइट? ओके, देखते हैं. अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे m प्लस एफ, ये m है, ये f है, टोटल m प्लस f होगा. तो सिमिलरली 1.4 m प्लस 1.2 f विल बी इक्वल टू 1.25 m प्लस f होगा. यानी कि आई कैन से 1.4 m प्लस 1.2 f विल बी इक्वल टू 1.25 m प्लस 1.25 f, राइट? अब यहाँ पे 1.4 m उधर जाएगा तो बनेगा 0.15 m. 0.15 m इज इक्वल टू यहाँ पे 1.25 इधर आएगा तो 0.05 बचेगा ये, राइट? ठीक है? f, ठीक है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स गया, यानी f की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3m के इक्वल आ जाएगी. हमें परसेंटेज जो इंक्रीज निकाल सकते हैं, हम एक ही पैरामीटर मान लेते हैं.
f की वैल्यू 3m के इक्वल है, अगर f की वैल्यू 3m पे इक्वल है तो यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी वो 4m हो गई, m इज इक्वल टू 3f है, सॉरी f इज इक्वल टू 3m है। इफ f इज इक्वल टू 3m इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन इन 1970 विल बी 4m। अब मैं यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 0.75f प्लस 1.5f विल बी इक्वल टू कितना आ गया भैया 0.75f प्लस 1.5f, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 2.25f इज इक्वल टू 2.25 और f की वैल्यू कितनी है मेरे पास, f की वैल्यू 3m है, 3m। यहाँ पे m की टर्म्स में कितना आ जाएगा ये 6.75 यानी कि अगर मैं एक ही पैरामीटर मान लूं m तो इनिशियल पॉपुलेशन वाज 4m एंड फाइनल पॉपुलेशन वाज 6.75 m और हमें उसका चेंज पूछा गया था। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो इंक्रीज कितना होगा मेरे पास 6.75 m माइनस 4m डिवाइडेड बाय 4m इंटू 100, m से m तो कैंसिल होगा ही होगा, बचेगा क्या मेरे पास 6.75 minus 4 which is equal to 2.75 200 divided by 4 is 68.75, कितना आ गया 68.75%, राइट। ऑप्शन हो गया मेरे पास 68.75% विल बी माई आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी गिवन है तो पैरामीटर को m और f माना और फाइनली जो भी कैलकुलेशन करी है हमने वो हमने एक ही पैरामीटर में लाके करी है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि f की जो वैल्यू आएगी वो 3m के इक्वल आएगी और फाइनल जो पॉपुलेशन है वो हमने m की टर्म्स में निकाली तो 6.75 m आ गई है। फिर हमने कंपेयर कर लिया कि परसेंटेज जो इंक्रीमेंट होगा मेरे पास वो होगा 6.75 m माइनस 4m डिवाइडेड बाय 4m इंटू 100, करेक्ट आंसर विल बी 68.75। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। One day Rahul started a work at 9 a.m. and Gautam joined him in 2 hours later. They then worked together and completed the work at 5 p.m. the same day. If both had started the work at 9 a.m. and worked together, the work would have been completed in 30 minutes earlier. Working alone, the time Rahul would have taken in hours to complete the work is. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वे विल बी assuming that Rahul can do R units in 1 hour and Gautam can do G units in 1 hour. Let us assume that Rahul can complete R units in 1 hour and Gautam can complete G units in 1 hour, right? अब जब वो शुरू करते हैं काम तो Rahul start the work at 9 a.m. and he works till 5 p.m. It means Rahul had worked for 8 hours. Rahul had worked for 8 hours. So in those 8 hours, Rahul must have worked 8 R units because Rahul can complete R units in 1 hour. So in 8 hours, Rahul will be able to complete 8 R units. So Rahul will complete AR units, right? And Gautam will complete 6 R units, 6 G units. Because Gautam is working for 6 hours only, right? If R works for 8 hours and Gautam starts 2 hours later, it means Gautam will be working for 6 hours only. It means the total units completed will be 8R plus 6G. This will be unit completed by R, this will be unit completed by G, right? That is the total units which we have to do. Second case is given as if both had started at 9 a.m. and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. It means initially it took 8 hours, now it will be take 30 minutes less, so it will take 7.5 hours, right? That will be equal to Rahul starts at 9 a.m. so Rahul will be working for 7.5 hours, right? 7.5 hours, which will be equal to 15 by 2 hour. 7.5 means 15 by 2 plus, and Gautam will also work for
7.5 hours, 15 by 2, right? Now 8 hour minus 15 by 2 hour is r by 2 is equal to 15 by 2 minus 6 is 3 by 2 g. 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू आ गई है मेरे पास 3g और r बाय g की जो वैल्यू आ गई है वो 3 by 1। इसका मैं मतलब कह सकता हूं इफ r by g इज इक्वल टू 3 by 1, इफ r by g इज इक्वल टू 3 by 1, इसका मतलब इफ r completes 3 units in 1 hour, g will complete 1 unit only. If r is able to complete 3 units in 1 hour, g will be able to complete only 1 unit in 1 hour. Now this is the total number units, this is the total units which we have to do, both are equal. So what is the total units we have to complete? 8 into r is equal to 3 plus 6 into 1, this is the total units which we have to complete, which is 24 plus 6 is equal to 30. It means we have to complete 30 units. हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वर्किंग अलोन द राहुल वुड टेक टोटल टाइम इफ ही वर्क्स अलोन. So Rahul is able to complete only 3 units in 1 hour and total number of units are 30. So Rahul will take 30 divided by 3, which is equal to 10 hours to complete that job. The option here will be the correct option. Very easy question. We assume that Rahul is able to complete R units, G is able to complete G units in 1 hour. These are the two conditions which we can frame based on the statements, and we are able to find the ratio R upon G is 3:1. It means if R completes 3 units, G will complete 1 unit in 1 hour. This is just the ratio. It means you can take another proportion as well. R is equal to 6 or G is equal to 2. One and same. Answer will not differ. If this is the total number of units, it means if we assume R is equal to 3 and G is equal to 1, then 8 into 3 plus 6 into 1 will be the total number of units which we have to complete. Here we found that 30 is the total number of units which we have to complete, and if there are total 30 units and Rahul is able to do 3 units, it means it will take total 10 hours by Rahul to complete the work. The option will be the correct option. Next, one part of a hostel's monthly expenses is fixed and another part is proportional to the number of its boarders. The hostel collects 1600 rupees per month from each boarder. When the number of boarders is 50, the profit of the hostel is rupees 200 per boarder, and when the number of boarders is 75, the profit of the hostel is 250 per boarder. When the number of boarders is 80, the total profit of the hostel will be, okay, first option will be 20,800, second option will be 20,200, and C option 20,500 and 20,000, right? Now the profit जो निकल के आएगा वो टोटल वैल्यू कलेक्टेड मैंने टोटल कॉस्ट से आएगा, राइट? पहले केस में क्या गिवन है मुझे? पहले केस में मुझे गिवन है कि टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है, या फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी माय प्रॉफिट. तो पहले केस में मेरी टोटल सेल्स कितनी होगी? अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और एक से मैं अगर 1600 कलेक्ट कर रहा हूँ, सो दिस विल बी माय टोटल कलेक्शन. This will be my total collection minus my total cost will be equal to profit. Or if I remove or subtract profit from it, I will be able to the cost price. So total sales price minus profit is my total cost price. Just another way of writing that equation. So 50 into 1600 is my total sales minus total profit. Total profit will be 50 student, and we are getting 200 rupees profit from per boarder. That will be my total profit. Total sales minus total profit will be equal to my total cost, and cost will be in two parts: fixed cost plus variable cost. Variable cost per student I assume as B.
So for 50 students, my total variable cost will be 50B. 50B will be my total variable cost for 50 students. Fixed cost will be fee F, and this is the total sales minus total profit. This is the equation number 1, right? Second case will be when I am having 75 students. So my total collection will be 75 into 1600. It is my total collection, minus my total profit will be 75 multiplied by 250 per border is my profit, 250, and that will be again fixed cost plus variable cost. This time will be 75B. This is my equation number 2. If I do 2 minus 1, F will be cancelled out and I will be able to get B. So if I do 2 minus 1, right? 2 minus 1 का मतलब क्या हुआ? पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं. इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 80,000. इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10,000. तो 80,000 minus 10,000 is my 70,000 will be equal to, पहले इस फॉर्मेट को लिख लेता हूँ. 70,000 will be equal to F plus 50V. यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू 75 into 1600. 75 into 1600, 1,20,000. 1,20,000 and 75 into 250. 75 into 250. 18,750. This value. So 1,20,000 minus 18,750 will be equal to 101,250. That will be equal to F plus 75B. ठीक है ना? यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया. Now if I do this minus this minus this, so I will be getting 30,000 and 1,250. 31,250 will be equal to 25V, और V की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अब की बार 31,250 divided by 25, 1250. यानी वेरिएबल कॉस्ट होगी मेरे पास 1250. ठीक है ना? तो मेरे पास अब मैं F की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ. अगर मैं यहाँ से इसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास F की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 70,000 माइनस 50 इंटू वेरिएबल कॉस्ट विच इज 1250. सॉल्व करता हूँ इसको मैं. $7,500. तो मेरे पास F की जो वैल्यू आ गई है दैट विल बी 75. मेरे पास F की वैल्यू आ गई है, मेरे पास V की वैल्यू आ गई है. क्वेश्चन में मुझसे पूछा है व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 80 द टोटल प्रॉफिट विल बी. तो टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट विल बी माय टोटल प्रॉफिट. लास्ट केस में मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल सेल्स कितनी आएगी मेरे पास? 80 इंटू 1600 तो मैं पर स्टूडेंट से ले रहा हूँ, तो दैट विल बी माय टोटल सेल्स, राइट? एंड टोटल प्रॉफिट 600 ले रहा हूँ ना, ठीक है. एंड टोटल कॉस्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी मेरे पास? 7500 प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी 80 इंटू वेरिएबल कितनी आई है? 1250, राइट? तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको. 128,000 माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 80 इंटू 1250 इज 1,0750. तो 1,07500. ठीक है ना?
10, ये तो 1 लाख हो गया, 1 लाख और 7500, तो 10750। अगर मैं माइनस करूंगा इसको 1,28,000 में से 1,07,500, सो आई विल बी गेटिंग 20,500। अगेन आई विल चेक ऑन कैलकुलेटर, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कैलकुलेटर अवेलेबल है। -107,500, 2500 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 2500, सी ऑप्शन एयर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन बनाई हैं। बेस्ड ऑन दी टोटल सेल्स तो मेरे पास इतनी आएगी बेस्ड ऑन दी पर स्टूडेंट। उसके बाद फिक्स कॉस्ट मेरे पास फिक्स ही रहेगी, और वेरिएबल जो कॉस्ट होगी पर स्टूडेंट वेरिएबल मैंने भी मान लिया, तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये वाली है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करके बी और एफ की वैल्यू निकाल ली है, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन थी मेरे पास, जिससे मैंने, अगर मेरे पास 80 बोर्डर्स होंगे तो आई कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The arithmetic mean of scores of 25 students in an examination is 50. 5 of these students top the examination with the same score. If the scores of other students are distinct integers, with the lowest being 30, then the maximum possible score of the toppers is. तो यहाँ पे मुझसे ये गिवन है कि मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन मेरे पास 50 है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास लेट्स से स्टूडेंट पहले है S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 जो स्कोर है वो सबसे कम स्कोर है, उससे अगला स्कोर जो है स्टूडेंट S2 है उसका है, फिर S3 का स्कोर है। मतलब स्कोर्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हैं। 5 ऑफ दिस स्टूडेंट टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मेंशन कर रहा हूँ S21, S20 से कर लेता हूँ, S21 प्लस S22 प्लस S23 प्लस 24 प्लस स्टूडेंट 25। इनका जो सम आएगा वो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू एवरेज 25 इंटू 50 यानी कि 1250 आएगा, ठीक है ना। इनका एवरेज लेता तो मेरे पास आता 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्कोर आ गया। नाउ एक कंडीशन गिवन है मुझे कि जो टॉप स्टूडेंट्स हैं 5, इनका सेम स्कोर है। तो टॉप स्टूडेंट मेरे पास S1 से मेरे पास S25 है, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। मैं मान लेता हूँ दिस इज, इन सबका स्कोर मेरे पास SS आया, दैट इज S, सॉरी इनका जो स्कोर है मेरे पास, हाँ ऐसे ही मान सकते हैं, वैसे ऐसे ही मान लेते हैं S S S S और S, पांचों का जो स्कोर आया वो SS आया। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास S1 प्लस S2 एंड सो ऑन अप टू S20, ये स्कोर स्टूडेंट 1, स्कोर ऑफ स्टूडेंट 2 एंड स्कोर ऑफ स्टूडेंट 20 प्लस 5S, S being the highest score is equal to 1250 होगा मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, इफ द स्कोर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, यानी कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, लोएस्ट बीइंग 30 और इनमें सबसे लोएस्ट जो है वो 30 है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर्स इज, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर्स इज, यानी जो हमने स्कोर S माना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो अगर हमें S मैक्सिमम बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और अगर मिनिमम होनी चाहिए यानी S1 जो है मेरे पास वो मिनिमम स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, और मिनिमम मुझे गिवन भी है, लोएस्ट गिवन भी है कि 30 होगा। इसका मतलब S1 की वैल्यू 30 आएगी, इसका मतलब S2 की जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, एंड सो ऑन। तो अगर इसमें इसको 20 स्टूडेंट का स्कोर निकालूंगा तो वो मेरे पास फिर 49 आएगा, क्योंकि 30 से अगर मैं 20 तक आगे बढ़ूंगा तो 49 आएगा। तो मेरे पास अब मुझे सम निकालना है 30 से 49 तक का, यानी कि 30 प्लस 31 एंड सो ऑन अप टू 49, ये सम प्लस 5 टाइम्स S विल बी इक्वल टू 1250। अब मैं S की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। अब मैं 49 तक का सम कैसे निकालूंगा? 30 से 49 तक का सम निकालने के लिए पहले मैं 1 से 49 तक का सम निकाल लूंगा और उनसे माइनस कर दूंगा 1 से 29 तक का सम। What I'll do is I'll calculate the sum from 1 to 49, then I'll subtract the sum from 1 to 29,
and you know the formula that sum of n natural numbers is n into n plus 1 divided by 2. So here the sum from 1 to 49 will be 49 into 50 divided by 2 minus sum from 1 to 29 will be 29 into 30 divided by 2. So this is the sum from 30 to 49 plus 5 times s will be equal to 1250. Here you can calculate like an AP is equal to, AP का सम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आप उससे भी निकाल सकते हो. कैलकुलेट इन एनी वे, जो आपको क्लिक करता है आप उससे निकाल सकते हो. यहाँ पे कितना आएगा ये, ऑब्वियसली ये भी इजी मेथड होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, आप उससे भी निकाल सकते हो. एपी का डिफरेंस 1 आ रहा है मेरे पास. हम ऐसे भी कर सकते हैं 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 1225 माइनस 29 इंटू 30 29 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 435 प्लस 5s इज इक्वल टू 1250. राइट, तो यहाँ पे मेरे पास 5s विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा मेरे पास 1225 माइनस 435 विल बी 790. ये जो आ रहा है मेरे पास 790 आ रहा है, तो 5s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1250 माइनस 790 विच विल बी इक्वल टू 1250 माइनस 790 इज 460. तो 5s की मेरे पास आ गई 450 वैल्यू, s की वैल्यू आ जाएगी 460 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 90. तो s की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो 90. से यह पूछा द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, तो s इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे 90. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 90. ठीक है ना, 92 होगा इसका. करेक्ट, moderate level question from this lot of. Next question, for a real number a, if log a base 15 plus log a base 32 divided by log a base 15 multiplied by log a base 32 is equal to 4, then a must lie in the range. a किस रेंज में लाई करेगा ये हमको निकालना है. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लॉग की कंडीशन को. यहाँ पे इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ, यानी दोनों टर्म है मेरे पास, दो टर्म है, दो टर्म को ब्रेक कर लेता हूँ. यहाँ पे मेरे पास जब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास लॉग ऑफ ए बेस 32 प्लस, अब ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा मेरे पास लॉग ऑफ ए बेस 15 इज इक्वल टू. ठीक है, अब 1 ये आ रहा है, जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 32 बेस ए प्लस log, जब ऊपर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा बेस ए इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे दो लॉग हैं जो एडिशन में है और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होता है. तो log a बेस में 32 इंटू 15 हो जाएगा, ये 32 इंटू 15 इज इक्वल टू, तो log m प्लस log n इज इक्वल टू log, बेस तो सेम ही रहेगा, m इंटू n हो जाएगा वो. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी log 32 इंटू 15 16 32 480, 480 बेस में a ही रहेगा इज इक्वल टू 4. ठीक है ना. अब मैं दोनों को एक ही पावर में ले जाऊंगा, जब मैं इसको एक ही पावर में लेके जाऊंगा तो एक ही पावर log बेस a आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 480, और एक ही पावर में ले जाऊंगा तो ये एक ही पावर 4 हो जाएगा. इस मीन्स एक ही पावर 4 इज इक्वल टू 480. ठीक है ना, क्या आया मेरे पास, एक ही पावर 4 इज इक्वल टू 480. अब मुझे गिवन ऑप्शंस में से चेक करना है. देखो, दो की पावर जो मेरे पास 4 होती है
दैट इज इक्वल टू 16। 2 की पावर 5 जो होती है मेरे पास, नहीं 2 की पावर 4 ये हो गई, 3 की पावर 4 जो होती है दैट विल बी इक्वल टू 81। 4 की पावर जो 4 होती है यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इज 256। 5 की पावर 5 कितनी होती है, 5 की पावर 4 इज 625। इट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू 480 आ रही है। इसका मतलब 480 मेरे पास जो है वो 256 और 625 के बीच में लाई कर रही है। 480 256 और 625 के बीच में लाई कर रही है। अगर मैं इसको 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4 के बीच में लिखता हूँ, यानी 480 जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू जो होती है ये मेरे पास 4 की पावर 4 से लेके 5 की पावर 4 के बीच में लाई करेगी। इट इज बिटवीन 256 एंड 625 इफ आई राइट इन द पावर ऑफ 4। इट मीन्स इफ a की पावर 4 is equal to 480 and 480 lies from 4 to the power 4 and 5 to the power 4, it means a की वैल्यू 4 से 5 के बीच में है। The value of a lie between 4 to 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा मेरे पास वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको लॉ की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो आप नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यू कैन इजीली से एनी क्वेश्चन with A option being the correct option. And today we are going to solve only 5 questions and this was our last question. Hope you like the way we have solved the question. Not very advanced concept, just basic concept, so that you know not very studious person, or I can say those who are having phobia of quantitative aptitude can also score good in your head. Wish you good luck, and the comments are welcome. If you are still facing any problem with the solutions, you can write in the comment section. Thank you.